नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। पहली खबर मिर्जापुर से है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं। सपरिवार विधि विधान से उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। 3 दिन पूर्वांचल दौरे का है उनका और आज उसका दूसरा दिन। देखिए कैसे उन्होंने पूजा अर्चना की। मां विंध्यवासिनी मंदिर में, प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर का, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार वहां पर पूजन अर्चन करते देखा होगा, मुख्यमंत्री रहते हुए भी। और देखिए आज वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पहुंचे। भारत के प्रथम नागरिक, प्रथम दंपत्ति ने आज मां विंध्यवासिनी के पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन किए। आप तस्वीरें देख लीजिए। और मिर्जापुर में उसी मंदिर में जो भगवान शिव का मंदिर है वो भी आप देख सकते हैं। कल काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे वाराणसी में, आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 3 दिनों का उनका पूर्वांचल का दौरा और आज उसका दूसरा दिन। कल काशी विश्वनाथ के, कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाली जो तस्वीर है वो भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के समय की तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और आप दोनों का ही दर्शन कर पा रहे हैं। मिर्जापुर और वाराणसी। आज मिर्जापुर में रहे, मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और उनकी पत्नी ने। भारत के प्रथम दंपत्ति ने आज मां विंध्यवासिनी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटवाने के लिए वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे। प्रदेश में कई जगहों पर उनके खिलाफ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहली तस्वीर लखनऊ की। यहां पर बड़े इमामबाड़े के बाहर बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी मुसलमानों के साथ साथ कई मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद भी पहुंचे। यहां उन्होंने वसीम रिजवी पर जमकर प्रहार किए। दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की। यहां शिया समुदाय के लोगों ने उनके पोस्टर को जमीन पर पैरों से कुचला। यह विरोध प्रदर्शन कोतवाली के अमहट चौराहे पर किया गया। और वसीम रिजवी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक जमीलुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कुरान आसमानी किताब है और इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। इधर मौलाना कल्बे जव्वाद ने वसीम रिजवी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि वो दूसरे मुल्कों के इशारे पर साजिश कर रहा है। ये देश में दंगे फैलाने की साजिश हो रही है। वसीम रिजवी जिस तरीके से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर किया, उस पर कल्बे जव्वाद ने आज एक जलसे का आयोजन किया है। क्या आपकी मांग क्या है वसीम रिजवी? हमारी है कि इसको देशद्रोही में गिरफ्तार किया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर भारी जुर्माना आयद करके इसको जेल भेजे और जो इसने बेईमानियाँ की औकाफ में उसमें भी इसको फौरन जेल भेजा जाए। इसके अलावा जितनी भी उसकी बेईमानियाँ हैं जो सीबीआई के जरिए से इंक्वायरी हो रही है, इसको फौरन जेल भेजा जाए। ये हमारी डिमांड है। 26 आयतों के लिए याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? और इसको खारिज करे और इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाए और इसके ऊपर मुकदमा कायम करे। इसके पूरे हिंदुस्तान में जो इसने दंगा भड़काने की कोशिश की है, इसके सिलसिले में मुकदमा दायर होना चाहिए। वसीम रिजवी किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान की जो दुश्मन ताकतें हैं बाहरी मुल्कों की, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार से भी मांग करेंगे कार्रवाई करने की? ये देशद्रोही है और ये बाहरी मुल्कों के ताकत का एजेंट है, लिहाजा इसको फौरन जेल भेजना चाहिए। आपने सुना क्या कह रहा है वसीम रिजवी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। कैमरे से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। सुना आपने मौलाना कल्बे जव्वाद ने क्या कहा। और इसी बीच खुद का विरोध किए जाने पर वसीम रिजवी ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की। रिजवी के मुताबिक समय के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं।
हम किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी बात को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि कोई आदमी हक बात कह रहा है। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम मौला अली के चाहने वाले हैं। सुसाइड कर लेंगे अगर हम लड़ाई हार रहे हैं, ये बात कही वसीम रिजवी। लगातार कार्रवाई के बावजूद प्रदेश में इधर अवैध शराब माफियाओं के हौसले बुलंद और इसकी तस्दीक जालौन से आई एक तस्वीर कर रही है। यहां पर पुलिस टीम को घेर कर हमला करने का वीडियो वायरल। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की जा रही है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मामला कालपी कोतवाली इलाके के शाहजहांपुर गांव का है। दरअसल यहां शराब बेचने की सूचना पर ज्ञान भारती चौकी पर तैनात 2 सिपाही गांव में सादी वर्ती में, लेकिन शराब तस्करों ने सिपाहियों को पहचान लिया और फिर सिपाहियों को बांधकर उसके साथ मारपीट। फिलहाल पुलिस ने 17 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। ये दिनांक 13/3 की घटना है। ये आगामी चुनाव के मद्देनजर ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा था। इसकी सूचना पे थाना कालपी चौकी क्षेत्र के 2 सिपाही सादे वस्त्रों में गए थे। वो पुराना शराब बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ शराब तस्करी का रिकॉर्ड थाने में है। और इस खरीद के दौरान जब उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने दिया तो इसके दौरान उसने पहचान लिया ये तो सिपाही है और उसने साजिशन गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने पुलिस के साथ अबत्ता की, सिपाही को चोटें भी आई। इधर फतेहपुर अस्ती चौराहे पर शराबी दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। वर्दी में शराब के ठेके के पास दरोगा मिला है। दरोगा जिला जेल में तैनात। ये देखिए आप, शराब के ठेके के बाहर दरोगा साहब किस हालत में दिखाई दिए, इसका वीडियो देख लीजिए। फतेहपुर का वीडियो, सदर कोतवाली के अस्ती चौराहे का। शराबी दरोगा नशे में धुत शराब के ठेके के बाहर इस हालत में मिला। इधर बस्ती में पीएफआई कस्ते से मोहम्मद शाहिद अहमद गिरफ्तार हुआ है। राशिद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। राशिद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन से राशिद को पकड़ा है। राशिद अहमद सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला है। एसपी हेमराज मीणा ने आतंकवादी के पकड़े जाने की पुष्टि की। एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा 121A। इधर मेरठ के थाना दिल्ली गेट इलाके के ईश्वरपुरी में एक महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप मौलवी पर लग रहा है जो झाड़ फूंक करने का दावा करता है। अश्लील हरकत करने के बाद महिला ने शोर मचाया और इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने थाने में जमकर हंगामा भी किया। महिला के आरोप पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये कल देर शाम थाना दिल्ली गेट पर सूचना मिली थी कि ईश्वरपुरी नाम उस मोहल्ले में एक व्यक्ति जो है एक महिला के घर में आ गया था। इसमें उस महिला की तरफ से, उसके परिजनों की तरफ से शायद तहरीर आई है, महिला की तरफ से तहरीर आई है, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और साक्ष्य और सत्यता के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इधर नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड पर दिन दहाड़े पत्थर से कुचला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी गई। ये पूरा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 24 इलाके के सेक्टर 52 के सर्विस रोड का है। 10-11 बजे की बात है। हम यहाँ पे सेक्टर 71 के पास जो सर्विस लेन है, उस लेन के पास एक मृत व्यक्ति की सूचना मिली थी। मौके से हम लोगों ने उसको जाकर के वहाँ पे देखा है और हमारी एफएसएल की टीम ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर पे कहीं ना कहीं से चोट मारी गई है और वहाँ पे उसके कपड़े तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मजदूर टाइप का आदमी है, लेकिन बाकी हम लोगों ने वहाँ से भी उसका कुछ शिनाख्त नहीं हो पाया है। इधर एटा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इसके तहत एक 50 साल के दलित व्यक्ति की उसके घर में ही घुसकर गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस बात की जांच। इसके घर वाले परिवार वाले सब फरीदाबाद में रह कर के अपना रोजगार करते हैं। 4-5 साल से इसकी पत्नी भी यहाँ पे नहीं आई थी। आज सुबह जो है इनके आंगन में चारपाई पे इनका जो है सब बरामद हुआ है, जिसमें गला काटा गया है, इनका गले काटने निशान है। और अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इनका जो बेटा है वो रास्ते में आ रहा है। आसपास पूछताछ की जा रही, डॉग स्क्वाड और बुलाया गया है और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और घटना के जो भी तथ्य निकल आएंगे उससे हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर बरेली से है। कचरे के ढेर में मिले हैं 250 से ज्यादा आधार कार्ड। पोस्टमैन ने बांटने की जगह कचरे में फेंक दिया आधार कार्ड। आधार कार्ड कचरे में पड़े होने की सूचना पर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। एसडीएम ने पुलिस भेजकर थाने मंगवाए ये तमाम आधार कार्ड। डाक विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ होगी। बहेड़ी थाना इलाके के धोबी तालाब के पास का ये सारा मामला है। ये देखिए आप, मैं ड्यूटी करता हूँ तो सीसीटीवी राशिद भाई चला रहे थे हमारे। मैं सोचा मैं इनसे मुलाकात कर लूँ, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये आधार बहुत एक लाइन थी पड़ी थी आधारों को, तो मैंने इनकी किसी को वहाँ पर इनको बुलवाया। मैंने ये रोको यहाँ पे देखो बहेड़ी के सारे आधार बहेड़ी के हैं, मोहल्ला टांडा, मोहल्ला इस्लाम नगर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में पीएम आवास योजना में हेरफेर का मामला सामने आया है। यहां योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया ही नहीं जा रहा। लाभ से वंचित लोगों ने इसकी शिकायत की डीएम से और उसके बाद डीएम ने मामले की जांच करवाई और 50 आवास अपात्र लोगों को बांटने का खुलासा हुआ है। कार्रवाई करते हुए डीएम ने फौरन 4 ग्राम पंचायत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उसकी जांच कराई गई है और अब तक 3 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया है और जो अपात्र पाए गए हैं उनकी धनराशि की वसूली कराई जा रही है। अभी इधर एक उमरदा में कर्मचारी अश्विनी कुमार हैं और उनके पास कई ग्राम पंचायतें हैं, बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें उनके पास, काफ़ी मात्रा में वहाँ पर आवास गया था, तो उसकी कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई। तो उनके सारे गाँव में मिला करके लगभग 50 के संख्या में अपात्र मिले हैं, जिस पर तात्कालिक प्रभाव से सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया गया है एवं अगली खबर गोंडा से है। वहां पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। हर थाना इलाके में पीस कमेटी की बैठक की जा रही है, साथ ही संभ्रांत लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही। और खास बात यह है कि प्रशासन उम्मीदवार और उनके समर्थक को आगाह भी कर रहा है कि अगर चुनाव में खलल डाला तो जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देश में हर थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। इधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज वो प्रयागराज पहुंचे। यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही और इसीलिए हमें देश भर में घूम घूम कर अपनी बात किसानों को बतानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के किसानों को जागरूक करें। दिल्ली सरकार नहीं सुन रही, नई बात मान रही और दिल्ली में सरकार है नहीं, तो हम भी पूरे देश में जाएंगे।
मध्य प्रदेश जा रहे, 2 दिन का यहाँ है, फिर राजस्थान चले जाएंगे, फिर तब वहाँ उड़ीसा चले जाएंगे, फिर कर्नाटक चले जाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम लगा रखे पूरे देश में। और पूरे देश के किसान का समर्थन है, जो दुकानदार है उनका समर्थन है, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं उनका समर्थन है, जो बैंक प्राइवेट उसमें जा रहे हैं आम जनता उसका समर्थन है, जो कर्मचारी जिनको पेंशन बंद कर दी जिनकी 2004 के बाद में, उनका पूरा समर्थन है। तो ये तो देश बिक गया। एयरपोर्ट के कर्मचारी समर्थन दे रहे। राकेश टिकैत ने सिर्फ ये नहीं बताया कि पूरे देश के किसानों का समर्थन है, उन्होंने दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के नाम भी लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से ही प्रकृति और पेड़ पौधों की खास महत्व रहा है उसका, और शायद इसी को देखते हुए उत्तराखंड के रानीखेत में पहला वन हीलिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ तनाव और इस तरह की तमाम दूसरी बीमारियों का कारगर इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। प्रकृति की गोद में यहाँ जहाँ भी नजर जाएगी हर तरफ हरियाली ही हरियाली। कहीं हरे भरे पेड़ पौधे, तो कहीं गमलों में सलीके से सजे फूल पौधों का झुंड, तो कहीं बेंच और लकड़ियों की बनी तमाम आकृतियाँ। एक बार को लगेगा कि ये कोई सुंदर सा पार्क है, लेकिन हकीकत में ये कोई पार्क नहीं बल्कि उत्तराखंड का पहला वन हीलिंग सेंटर है, जिसे उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने रानीखेत के कालिका में स्थापित किया है। ये ऐसा एक हमने यहाँ पर फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया हुआ है। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 5 हेक्टेयर है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आदमी यहाँ पर आके अपने आप को शांति से बैठ के तपस्या कर सकता है। यहाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज साइड इफेक्ट वाली दवाइयों से बिल्कुल अलग प्राकृतिक रूप से होगा। यहाँ का वातावरण और माहौल ऐसा कि तनाव जैसी बीमारियाँ तो समझ लीजिए कि यहाँ आने भर से छूमंतर हो जाएंगी। वॉकिंग, ट्री हगिंग, फॉरेस्ट मेडिटेशन, स्काई गेजिंग जैसी हीलिंग चिकित्सा पद्धति के जरिए यहाँ कई बीमारियों का कारगर इलाज हो सकता है। तनाव भरी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा साधन यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। आदमी आए, बैठे, घूमे और हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पर कर सकता है, जैसे पेड़ से चिपक के साधना करना, पेड़ों के साथ बातें करना, ये सब चीज़ें यहाँ उसका अनुभव प्राकृतिक रूप से ले सकता है। दरअसल 5 हेक्टेयर में फैला ये हीलिंग सेंटर जापानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित है और इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने विकसित किया है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि पेड़ या प्राकृतिक चीजें इंसान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वैसे भी देखा जाए तो प्रकृति से जुड़ाव और लगाव भारत की प्राचीन परंपरा रही है। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।